channel students. This video is for standard 9. This is chapter 18 observing space telescope and this is second part of this chapter science 2. Okay student. So in this chapter we will see radio telescope, telescope in space and ISRO, Indian Space Research Organization. Okay. First of all, what is given in your book? Radio telescope. But before this, please subscribe my channel, like it and share it with your friends. Okay. So many heavenly bodies emits the radiations, है ना. रेडियो क्या बोलेंगे हम, रेडियो जो रेज होते हैं वो इमिट करते हैं और साथ साथ में विजिबल रेज भी, ठीक है. बट आवर आईज आर नॉट एबल टू सी दोज रेडिएशंस. हमारी आंखें जो होती है केवल विजिबल रेडिएशंस को देखती है, बट जो रेडियो वेव्स होते हैं या रेज बोलेंगे तो उनको हमारी आंखें नहीं देख पाती है. तो उसके लिए क्या है, तो हम उसके लिए स्पेशल टाइप के टेलीस्कोप यूज करते हैं, जैसे हम रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं. क्लियर दिया है आपकी बुक में. हेंस अ स्पेशल टाइप ऑफ टेलीस्कोप इज यूज्ड टू रिसीव दिस रेज. इट इज कॉल्ड एज रेडियो टेलीस्कोप. इट इज मेड फ्रॉम वन और मोर डिशेस. ये एक या एक से ज्यादा बहुत सारे डिशेस से मिलकर भी बने हुए होते हैं एंड पर्टिकुलर पैराबोलिक शेप, एक उसका शेप होता है. अभी आप पिक्चर में देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी. एज इन ऑप्टिकल टेलीस्कोप द इंसिडेंट रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय दीज डिशेस एंड कन्वर्ज एट अ फोकस. क्या होता है कि इस तरीके का एक छतरी हम बोल सकते हैं, इस तरीके का शेप दिया हुआ है, ठीक है. और यहाँ पर इस तरीके का एक रिसीवर लगा होता है इस पॉइंट पर, ठीक है. ये ऐसा छतरी जैसा होता है, ठीक है. अब क्या होता है कि रेडियो रेज जो होते हैं वो सारे इस पर आते हैं, मतलब ये ऐसे आते हैं, ठीक है, और पूरे के पूरे टकराकर एक फोकस पर आके जमा हो जाते हैं. मतलब सारे के सारे क्या हम बोलेंगे, कन्वर्ज हो जाते हैं. कन्वर्ज होना समझ में आ रहा है आपको? एक पॉइंट पे टकराकर, जैसे कि ऑप्टिकल टेलीस्कोप में हमने देखा था कि वो आते हैं रेज और टकराकर वापस जाते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, इस प्लेट पर आकर सब गिर रहे हैं रेज, बट टकराकर वापस कहाँ जा रहे हैं, एक फोकस पर जाके कन्वर्ज हो गए. कन्वर्ज होना मतलब एक जगह पर आके मिल जाना, ठीक है. अब इस कन्वर्जिंग पॉइंट पे, इस फोकस पर एक रिसीवर लगा होता है. ये रिसीवर क्या करता है, इन रेडियो रेज को रिसीव करता है, कलेक्ट करता है और जो डाटा होता है, मतलब जो भी डेटा यहाँ पर मतलब आएगा, जो भी आएगा एक कोडिंग लैंग्वेज में कंप्यूटर में जाता है, ठीक है. कौन से रेडिएशंस आए हैं, कितने डिस्टेंस से आए हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसका शेप कैसा बन रहा है, मतलब जहां से भी ये आ रहे होंगे तो उसका शेप, जैसे हमारी आंखों में जो भी विजिबल रेज जाती है तो वो चीज हमारी आंखों में दिखती है ना. पूरी जगह से टकराकर लाइट हमारी आंखों में जाती है, तब वो इमेज हमारे सामने खड़ी होती है. क्लियर. वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि रेडियो वेव्स जो होते हैं टकरा के जहां से भी आ रहे हैं उसका एक पिक्चर बन जाता है. तो ये पिक्चर हमें कहाँ नजर आता है, कंप्यूटर में नजर आता है. एक कोडिंग कोड्स होते हैं, उस कोड की लैंग्वेज में नंबरिंग जैसा होता है और वो नंबर सारे मतलब जैसे भी अरेंज किए जाते हैं, अरेंज होते हैं या किए जाते हैं, वैसा सिस्टम बनाया जाता है और उस सिस्टम के अकॉर्डिंग एक शेप तैयार होता है और हम इससे अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये इस तरीके का जो शेप है वो आसमान में है और वो आसमान से उस शेप से टकराकर ये रेडियो वेव्स आ रहे हैं. ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है. आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं क्या लिखा है. स्टूडेंट, ये जो कर्व के जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है उस तरीके का भी हो सकता है और यहाँ पर जो मैं दिखा रही हूँ ये भी एक क्या है, रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है. स्टूडेंट, इस टॉपिक का एक छोटा सा क्वेश्चन रह गया था. रेडियो वेव्स डिटेक्टेड बाय, पहली बार स्पेस में से जो रेडियो वेव्स आ रहे हैं ये डिटेक्ट किया था. किसने डिटेक्ट किया था, तो उनका नाम है कार्ल ग्यूथी-जांस्की. ओके, इन्होंने 1932 में ये डिटेक्ट किया था कि स्पेस में से रेडियो वेव्स आ रहे हैं. ये एक लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी में ये काम कर रहे थे और उस समय पे इनको ये सर्च के दौरान कुछ समझ में आया कि स्पेस में से रेडियो वेव्स आ रहे हैं, ठीक है. तो एक छोटी सी जानकारी थी. अब बढ़ते हैं आगे. सो स्टूडेंट्स, लार्ज रेडियो टेलीस्कोप इज इरेक्टेड एट नारायणगांव नियर पुणे. नेम इज जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप. क्या नाम है, GMRT, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप. ये काफी बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है. ओके, सो इट यूजेस रेडियो वेव्स.
ये वैसे तो ये बहुत सारे डिशेस से मिलकर बना हुआ है, और ये जो है रेडियो वेव्स यूज करता है। जो भी रेडियो वेव्स लेता है ये अप टू द मीटर हो सकती है, मतलब इसकी जिसकी वेवलेंथ जो है वो मीटर तक भी हो सकती है। इतने हाई रेडिएशंस को वो डिटेक्ट कर सकता है, क्लियर, रिसीव कर सकता है बोलेंगे। इट इज मेड अप ऑफ 30 डिशेस, है ना, 30 डिशेस से मिलकर बना हुआ है, और काफी बड़ी बड़ी डिश है। मैंने बताया आपको, एक ही डिश का पिक्चर मैंने अभी आपको बताया, तो वो काफी बड़ा आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे 30 डिशेस से मिलकर बना है, एंड इट कवर्ड द एरिया ऑफ 25 किलोमीटर। कितने बड़े एरिया में है ये पूरी 30 डिशेस? 25 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। ओके, सो इट वर्क्स एज सिंगल डिश। अगर हम ऐसा देखेंगे कि ये जो 30 डिशेस है, ये जो 30 डिशेस है ऐसा काम कर रही है कि जैसे पूरी डिशेस मिलाकर एक ही डिश हो जिसका डायमीटर 25 किलोमीटर का हो। मतलब वो ऐसा इंफॉर्मेशन देता है कि 25 किलोमीटर डायमीटर का जो डिश होगा, जितनी जैसी इंफॉर्मेशन देगा वैसी इंफॉर्मेशन ये 30 डिशेस मिलकर हमें देते हैं। मतलब हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये पूरा जो है एक ही टेलीस्कोप है, और टेलीस्कोप खैर एक ही बोलेंगे, और ये पूरे मिलकर हमको सेम जानकारी देने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, 25 किलोमीटर तक का अगर बड़ा डायमीटर है तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा टेलीस्कोप होगा, ऐसा आप समझ के चल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि GMRT हैज मेड, हाँ, इंडियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स द्वारा ये बनाया गया है, एंड इट इज इन अ वेरी लोएस्ट कॉस्ट। काफी कम पैसों में, कम खर्चे में इसे बनाया गया है, और बहुत से देश विदेशों के लोग, इंजीनियर्स या साइंटिस्ट हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, नारायणगांव में आते हैं, पुणे में, स्टडी करते हैं, जानकारी लेते हैं, और वो जानकारी फिर आगे चल के वो उनके रिसर्च में काम में लाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के लिए बड़ा प्राउड एक मूवमेंट है, या प्राउड करने वाली बात है कि बाहर देशों के लोग हमारे देश में आकर स्टडी कर रहे हैं, और ऐसा कुछ कारनामा हमारे देश के लोगों ने किया है। Then scientists studies the solar system, solar wind, supernova, pulsar, interstellar hydrogen clouds, इन सब की स्टडी वो यहाँ पर करते हैं। ये कैसे बने, कहाँ से बने, कहाँ पर है, सारी चीजों में, इनका शेप कैसा है, आकार कैसा है, कैसे दिखता है, कैसा कलर है, बहुत सारी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, और उन स्टडी का फिर आगे मतलब क्या बोलेंगे, आगे उसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। ओके, सो ये था हमारा पूरा एक पिंक कलर के इसमें दिया हुआ। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये पार्ट पूरा हमने क्लियर किया इसमें। अब बढ़ते हैं टेलीस्कोप इन स्पेस में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट जो है टेलीस्कोप इन स्पेस, व्हाट इज गिवन इन दिस टॉपिक। सो विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स इमिटेड बाय द स्पेस और द हेवनली बॉडीज इन स्पेस कैन पास थ्रू द अर्थ एटमोस्फियर। हाँ, जो भी रेडिएशंस आ रहे हैं, विजिबल लाइट रेज आ रहे हैं या रेडियो वेव्स आ रहे हैं, ये सारे जो है उस स्पेस में जो भी हेवनली बॉडी है वहां से आ रहे हैं, और हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में आते हैं। ठीक है, और एटमोस्फेयर में आने के बाद हमारे अर्थ के सरफेस पर आते हैं। सबसे पहले ये हमारी अर्थ है, और ये मान लो यहाँ तक हमने एटमोस्फेयर को कंसिडर किया है। ठीक है, तो जो भी रेज आ रहे हैं, यहाँ से जो भी रेज आ रहे हैं पहले एटमोस्फेयर में आते हैं, और एटमोस्फेयर से फिर हमारे अर्थ की सरफेस को छूते हैं। क्लियर, तो इसके बाद क्या दिया है कि सो द ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप्स कैन बी इरेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसीलिए हमने ऑप्टिकल एंड रेडियो टेलीस्कोप को इरेक्ट किया हुआ है, खड़ा किया है हमारे अर्थ के सरफेस पर। However, these Earth-based telescope present some problems in making good quality observation. फिर भी हमने सब किया तो है, सब प्रॉपर है हमारे पास, अलग अलग लेंस यूज की, अलग अलग टेलीस्कोप यूज की, फिर भी ऑब्जर्वेशन में कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। वो कौन सी डिफिकल्टीज है हम देखेंगे। द विजिबल लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द हेवनली बॉडीज हैज टू पास थ्रू द अर्थ्स एटमोस्फेयर टू रीच द अर्थ सरफेस। हाँ, इन्होंने बोला है कि विजिबल लाइट रेज अगर आ रही है कहीं से, या रेडियो रेज भी आ रही है या विजिबल लाइट रेज आ रही है, तो उसको पहले अर्थ के एटमोस्फेयर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब होता क्या है, ड्यूरिंग दिस जर्नी सम ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय द एटमोस्फेयर एंड द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रीचिंग द अर्थ सरफेस डिक्रीजेस। क्या होता है कि कुछ लाइट रेज जो है अब आ रही है विजिबल लाइट रेज, पर एटमोस्फेयर से तो होके गुजरना पड़ेगा, तभी तो अर्थ सरफेस पे आएगी। अब आते आते क्या होता है कि एटमोस्फेयर में कुछ जो लाइट होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। अब बची कुछ एब्जॉर्ब हो गई, बची कुछ लाइट रेज जो है वो यहाँ पर आती है। ठीक है,
और सरफेस पे, और उस जब एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तीव्रता हम जिसको बोल सकते हैं, जितना वो तेज लाइट था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और सरफेस पर पहुंचने तक। फिर दिया हुआ है द सेकेंड प्रॉब्लम इज कॉज बाय द चेंजेस इन द एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। हमारा एटमोस्फेयर का प्रेशर और टेम्परेचर ये हमेशा बदलते रहता है, चेंजेस होते रहता है, कम ज्यादा होते रहता है। आपको पता है कि टेम्परेचर कम ज्यादा होते रहता है। तो these changes cause the turbulence in the atmosphere, which in turn cause the light rays to change their path slightly and thereby shake the position of the image। क्या होता है, ये टेम्परेचर और प्रेशर की चेंजेस की वजह से क्या होता है कि जो भी लाइट रेज आती है इसमें थोड़ा सा क्या बोलेंगे हम, टर्बुलेंस, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं एयर का मूवमेंट, ठीक है। तो एयर का मूवमेंट भी कम ज़्यादा होता है, मतलब टोटली हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने की वजह से एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं। अब जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं, मान लो कि यहाँ पर थोड़ा सा अलग एटमॉस्फेयर है, इतने पार्ट में थोड़ा और अलग एटमॉस्फेयर है, इतने पार्ट में और थोड़ा अलग एटमॉस्फेयर है, ठीक है। मैं इस पार्ट की बात कर रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एटमॉस्फेयर 1 दे देती हूँ नाम, इसे एटमॉस्फेयर 2 देती हूँ, इसे एटमॉस्फेयर 3 नाम दे रही हूँ और इसे एटमॉस्फेयर 4 नाम दे रही हूँ, ठीक है। एक ही एटमॉस्फेयर है लेकिन इसके मैंने डिवाइड कर दिया है समझाने के लिए, ठीक है। तो होता क्या एक्चुअली, यहाँ पर टर्बुलेंस हो जाता है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं हम बोलेंगे। तो एटमॉस्फेयर में जब चेंजेस होता है तो हम उसे अलग अलग मीडियम में कंसीडर करते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं यहाँ का अलग वातावरण है, इसका मतलब ये एक अलग मीडियम हो गया, यहाँ का एक अलग वातावरण है, मतलब ये एक अलग मीडियम हो गया, दिस इज डिफरेंट मीडियम, दिस वन इज ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग डिफरेंट मीडियम से होकर लाइट गुजरती है। जब ऐसे अलग अलग मीडियम से लाइट गुजरती है तब वो अपना रास्ता चेंज करती है। कैसे, ये मान लो यहाँ से आ रहे हैं रेस, ठीक है, किसी एक रेस के बारे में पढ़ाती हूँ मैं, इसी रेस के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये आ रही है, ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में चेंज है, एक दूसरे मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है रेस, तो थोड़ी बेंड हो जाएगी, ठीक है। इस मीडियम से और दूसरे मीडियम में जा रही है और थोड़ा बेंड हो जाएगी, और दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में जाएगी और थोड़ा बेंड हो जाएगी, और फिर यहाँ से और थोड़ा बेंड होके यहाँ पर मान लो हमने टेलीस्कोप लगाया है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारी आंखें किसी भी चीज को स्ट्रेट देखती है, हमारी आंखों की ये टेंडेंसी होती है कि हम लाइट जैसे आड़े टेढ़े आ रहे हैं तो हमको चित्र यहाँ नहीं दिखाई देगा, हमारी आंखें स्ट्रेट देखती है तो हम उसे यहाँ देखेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, वह हमारी आंखों से जो भी डायरेक्शन स्ट्रेट होगा उस डायरेक्शन में हम देखेंगे, और हमें वो चीज, मतलब ये जो भी बॉडी थी नकली बॉडी, ये बॉडी यहाँ ना दिखकर कहाँ दिखेगी, इस जगह पर दिखेगी। तो ये प्रॉब्लम अराइज होता है, मतलब हमें एग्जैक्ट पोजीशन समझ में नहीं आती। ये क्लियर हुआ होगा आपको कि लाइट रेज जब अलग अलग मीडियम से ट्रैवल होती है तो थोड़ा बेंड हो जाता है, और उसके बेंड होने की वजह से हमें ये चीज जो होती है, मतलब जो भी बॉडी है वो हमें उसका पोजीशन जो है हमें थोड़ा सा चेंज हुआ नजर आता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सनलाइट वी कैन नॉट यूज ऑप्टिकल टेलीस्कोप ड्यूरिंग द डे। हाँ, दिन के समय में भी सनलाइट की वजह से हम दिन के समय में इतनी तेज सूरज की किरणें होती है तो हम दिन के समय में भी इसे यूज नहीं कर सकते हैं। और रात के समय में होता क्या है कि क्लाउडी पूरा क्लाउडी ये हो जाता है, स्काई हो जाता है, और उस समय पे भी लाइट्स ज़्यादा ना होने की वजह से शाम के समय में भी हम उस स्काई को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। मतलब दोनों कंडीशंस में, दिन में भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज लाइट है, रात के समय में भी नहीं कर पा रहे हैं, या शाम के समय में भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्लाउडी स्काई हो चुका है, ठीक है। तो ये एक डिफिकल्टी हो जाती है। टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम्स ऑप्टिकल टेलीस्कोप आर सिचुएटेड ऑन टॉप ऑफ माउंटेन। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमने टेलीस्कोप को माउंटेन्स पे रखा है, ठीक है, रेट किया है, एट इन अनइनहैबिटेटेड प्लेसेस। However, if we want to get rid of all this, इसी के साथ साथ अब हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए क्या किया कि उसे एक ऊंचाई की प्लेस पर तो लगा दिया है, बट क्या हो रहा है कि फिर भी हमें कुछ ना कुछ तकलीफ आ रही है ना। उसको हैंडलिंग करने का है, बार बार उसे देखने के लिए जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं। हम उसको भी छोड़ दो, एक रास्ता छोड़ दो, माउंटेन पे लगा दिया है हमने, है हमारे यहाँ ऐसे, बट फिर भी एक और उसके भी ऊपर उन्होंने उपाय निकाला है कि इन टेलीस्कोप को क्यों ना हम स्पेस में ही भेज दें, है ना। इतने दूर से कोई रेस आ रहे हैं, यहाँ आते आते बहुत सारी चीजें उन रेस के साथ हो रही है, तो कहीं मार्ग बदल रहे हैं, कहीं वो चेंज हो रहे हैं, कहीं उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कहीं टर्बुलेंस आ रहा है, या कुछ भी हो रहा है, तो हमें प्रॉब्लम हो रही है।
तो हम क्यों ना इन टेलीस्कोप को स्पेस में भेज दिए सैटेलाइट के साथ, है ना। तो वो वहीं से डायरेक्टली फोटो खींचेंगे और हमें देंगे। आपकी फोटो अगर दूर से खींची जाए तो अच्छी नहीं आती, पर पास आके खींचो तो हर चीज अच्छी से दिखती है। हमारे चेहरे पे कितने दाग है, कितने धब्बे है, कहाँ क्या लगा है, खरोच है, हर चीजें दिखती है। हमारी नाक चपटी है, सीधी है, पर दूर से खींची हुई फोटो बड़ी अच्छी दिखती है। मतलब अच्छी दिखती है, मतलब एक अंदाजा लगा सकते हैं। खैर अच्छी नहीं बोल सकते हम उसे, पर हमारा क्लियर नहीं हो पाता कि इंसान सही में अच्छा है कि सही में गंदा है, पर पास से खींची हुई अच्छी दिखती है। तो वैसे हम स्पेस में भी टेलीस्कोप छोड़ देंगे, वहां से वो चीजें सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन करेंगे और कलेक्ट करके हमारे यहाँ पर सेंड करेंगे, ठीक है। अब पढ़ती हूँ मैं थोड़ा आगे। These problems do not exist in the space and thus the image obtained by the space telescope would be bright and very clear and will remain at one place. ठीक है, साइंटिस्ट हैव टर्न्ड दिस आइडिया इनटू रियलिटी। इस आइडिया को उन्होंने रियलिटी में बदल दिया है और सच में आज टेलीस्कोप स्पेस में है। ओके, अब देखते हैं। इन 1990 नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च इनटू स्पेस एंड ऑप्टिकल टेलीस्कोप कॉल्ड द हबल टेलीस्कोप। 1990 में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्पेस में ऑप्टिकल टेलीस्कोप भेजा है, जिसका नाम क्या है, हबल टेलीस्कोप। ये आपको याद करना है, हबल टेलीस्कोप इन 1990, ठीक है। इट हैज अ मिरर ऑफ डायमीटर 94 इंचेस। इसका जो मिरर था उसका डायमीटर, मतलब उस ऑप्टिकल टेलीस्कोप में मिरर लगे हुए थे और उस मिरर का जो डायमीटर था वो 94 इंचेस का था। एंड इट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ, आज भी ये हमारे अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। कितने किलोमीटर पर है हमारे अर्थ से? 589 किलोमीटर पे है। दिस टेलीस्कोप इज स्टिल वर्किंग एंड हैज हेल्प टू मेक इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। और ये जो है, इसका पिक्चर भी दिया है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं। खैर अच्छा दिख रहा है और ये आज भी वर्क कर रहा है और इससे हमको इन्फॉर्मेशन मिलते जा रहे हैं। 1999 में, मतलब 1990 के बाद 1999 में 9 साल बाद की बात है, द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च एंड एक्सरे टेलीस्कोप नेम चंद्रा। अब ये एक्सरे टेलीस्कोप है, इसका नाम क्या है? चंद्रा है। ये इन्होंने स्पेस में भेजा टू स्टडी एक्सरेज कमिंग फ्रॉम हेवेनली ऑब्जेक्ट्स। क्या स्टडी करने के लिए भेजा है? कि हेवेनली ऑब्जेक्ट से एक्सरेज, मतलब किस हेवेनली ऑब्जेक्ट से एक्सरेज आ रहे हैं, ठीक है। स्पेशल मिरर विच कैन रिफ्लेक्ट एक्सरे वर यूज्ड इन दिस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप में हमने स्पेशल मिरर यूज किए हैं जो कि एक्सरे का डिटेक्शन करते हैं। चंद्रा has given us very useful information about stars and galaxy. स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में काफी अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है। द टेलीस्कोप इज नेम्ड आफ्टर द फेमस इंडियन साइंटिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इस टेलीस्कोप का जो नाम दिया है चंद्रा, ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से चंद्रा नाम इन्हें इस सैटेलाइट को देने में आया है। अब लास्ट टॉपिक है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज क्लियर कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। So ISRO, this institute was established in 1969. इसरो का फुल फॉर्म मैं इसके पहले बता चुकी हूँ। मैं बड़ी आलसी हूँ तो मैंने लिखा नहीं है, ये आपके लिए वर्क है कि आपको यू हैव टू राइट हियर द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, ठीक है। 2-3 बार बोल चुकी हूँ मैं। तो 1969 में ये एस्टैब्लिश हुआ और इसका बहुत अच्छा योगदान रहा है। इसका एम था डेवलपिंग टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग एंड लॉन्चिंग ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इसका एम क्या था? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डेवलप करना और लॉन्च करना, ठीक है। टिल डेट, आज की डेट तक इसरो ने सक्सेसफुली ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इसरो प्रोग्राम से फॉरमोस्ट प्रोग्राम अमंग्स द सक्सेसफुल प्रोग्राम अंडरटेकन बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। जो इसरो है इसने काफी सक्सेसफुल प्रोग्राम किए हैं। सो इंडियाज प्रोग्रेस इन स्पेस साइंटिस्ट हैज प्लेड अ बिग रोल इन नेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। जो इंडिया की स्पेस साइंस में जो भी प्रोग्रेस है, मतलब हम जो कर रहे हैं, हमने जो प्रोग्रेस की है, ये हमें नेशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए काफी यूजफुल है। फिर दिया है कि इनसैट और जीसैट नाम के सीरीज के जो सैटेलाइट्स हैं, आज ये भी काफी सारे सैटेलाइट्स होते हैं इस सीरीज में, वो इनके नाम भी दिया, अभी हम देखेंगे कौन से हैं। तो इसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज में इसका काफी यूज हुआ है, ठीक है। जैसे कि हम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं या फोन पे बातें कर रहे हैं या इंटरनेट की मदद से हम यहाँ से फॉरेन में लोग क्या कर रहे हैं या हमारा कोई रिलेटिव क्या कर रहा है उसे हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है इस सीरीज के सैटेलाइट की वजह से। It is because of them that telephone, television, internet services are available everywhere
इन द कंट्री, हमारी कंट्री में ये सारी जो सर्विस है, जैसे टेलीविजन है, इंटरनेट है, या टेलीफोन है या मोबाइल है, इसकी सर्विस प्रोवाइड हो पाई है इन्हीं की वजह से। द एड्यूसेट जो होता है ये केवल एजुकेशन के काम में लाया जाता है, और ये सैटेलाइट जो है ये एजुकेशन के काम में लाया जाता है, और जो भी जानकारी है उसकी एजुकेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हमें जानकारी इससे मिल रही है। फिर है द IRS सैटेलाइट इज यूज फॉर द मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की जानकारी और उसका मैनेजमेंट हमें कैसे करना है उसकी जानकारी हमें इससे IRS सैटेलाइट से मिलती है, एज वेल एज द डिजास्टर मैनेजमेंट। इसी के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट का भी हमें जानकारी इससे मिलती है। फिर लास्ट टॉपिक है एस्ट्रोसैट। इन 2015 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, लो फिर बोल दिया मैंने, इसरो लॉन्च एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड एस्ट्रोसैट इन स्पेस। देखिए 2015 मतलब आज से लगभग 5-6 साल पहले की बात, तो इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम दिया है एस्ट्रोसैट। इसे आपको याद रखना है, एस्ट्रोसैट। एक हबल टेलीस्कोप पढ़ा हमने, एक दूसरा हमने चंद्रा पढ़ा, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं एस्ट्रोसैट इन स्पेस। दिस सैटेलाइट हैज अल्ट्रावायलेट एंड एक्सरे टेलीस्कोप एंड डिटेक्टर। इसमें क्या लगा है, तो इसमें अल्ट्रावायलेट रेस और एक्सरेज के डिटेक्टर लगे हुए हैं। मतलब जो भी हेवनली बॉडीज अल्ट्रावायलेट रेस को रिफ्लेक्ट करती होगी या फिर एक्सरेज को रिफ्लेक्ट करती होगी, तो यहाँ पर हम इस टेलीस्कोप की मदद से हम जान सकते हैं कि कौन सी ऐसी हेवनली बॉडी है जो ये रेस रिफ्लेक्ट कर रही है। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स यूज्ड इन दिस सैटेलाइट आर मेड इन इंडिया। बहुत से पार्ट्स जो है इसके इंडिया में बने हुए हैं, एंड इट इज अ यूनिक सिस्टम हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीस्कोप ऑन अ सिंगल सैटेलाइट। ये एक यूनिक सिस्टम है जिसमें दो अलग अलग टाइप के सैटेलाइट है, टेलीस्कोप है एक ही सैटेलाइट में, इसलिए ये एक यूनिक सिस्टम है। एंड इंडियन साइंटिस्ट आर स्टडीइंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग दिस डाटा ऑब्टेन विद दिस टेलीस्कोप। और इंडियन साइंटिस्ट जो है इस टेलीस्कोप की मदद से जो भी डाटा हमें मिल रहा है इससे काफी ज्यादा यूनिवर्स की स्टडी करते जा रहे हैं, रिसर्च करते जा रहे हैं, और भी डाटा मिलते जाएगा तो हम उसकी और भी स्टडी करते जाएंगे। तो स्टूडेंट आज ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। एस्ट्रोसैट पे लास्ट टॉपिक था और ये मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप जब भी वीडियो सामने रखें तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस तरीके से चलाएं, जब फ्री हो तब चलाएं, सामने रखें, अपनी बुक खोलें और बुक में दिया हुआ पार्ट और साथ ही साथ मैं जो बोले जा रही हूँ इसको पॉज करते करते सुनते जाइए। पहले आप उस पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे आपकी क्लास में मैम पढ़ाती है बस उसी तरीके से अगर आप सुनते हो तो ये टॉपिक्स जो होते हैं ये आपको काफी अच्छे से क्लियर होंगे। मैंने कोई डाउट इसमें रखा नहीं है, फिर भी हो सकता है कि कोई डाउट हो, छोटे बड़े क्वेश्चंस हो, वर्ड मीनिंग्स हो, नहीं समझ में आया हो और मैंने क्लियर ना किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे अब क्या है भेजना। अगर आपका कुछ आता है मुझे कमेंट बॉक्स में कि मुझे ये वीडियो भेजिए, या थोड़ा मैं कोशिश करूंगी कि आपके कहे हुए वीडियोस को बनाऊं, ठीक है। तो समर में काफी टाइम मिलेगा मुझे भी, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके वीडियोस को, आपके सजेस्ट किए गए वीडियोस को मैं बनाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक बाय एंड थैंक यू।